हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, और एक प्रॉपर्टी भी लिखी हुई मैंने यहाँ पर कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू वी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन फर्स्ट की। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको भी दिया गया है ये, और इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, यानी इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स में, ठीक है ना, कन्वर्ट कर देना है। और जब उन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे तो वी के इक्वल आना चाहिए, और उन दोनों मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स हमारा जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा सा मैट्रिक्स जो है वो हमारा इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इससे लास्ट लेक्चर जो वीडियो था हमारा, उसमें हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस कर चुके थे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो जो हमारा की आइडिया है, यानी जो की फैक्टर है, हम ये यानी कि ये प्रोसेस हम कैसे करने वाले हैं, उसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। बाय द प्रॉपर्टी आप लोग बड़ी आसानी से जानते हैं कि अगर कोई भी एक हमारा, सपोज दैट बी हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी प्लस बी डैश, ठीक है ना, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी, जिसको कि मैंने इस तरह से आपको लिखाया था कि सपोज दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यूसिमेट्रिक, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने उसको आपको प्रूफ भी बताया था कि कैसे वो होता है आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बी प्लस बी डैश हमारा सिमेट्रिक होगा और वी माइनस बी डैश जो आपका है वो स्क्यूसिमेट्रिक होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारा ये की आइडिया मैं यहाँ पर एक डेवलप कर रहा हूँ। की आइडिया मीन्स हो जाता है कि जो इस प्रोसेस को, यानी कि एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, हम किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक करने वाले हैं, तो वो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, वो हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें हाफ का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है ना। वो तो हाफ का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ईच एलिमेंट के साथ होगा, यानी वी प्लस बी डैश हमारा एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसका हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली इसी तरह से हाफ बी माइनस बी डैश, ये भी हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाला है अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्कोसिमेट्रिक, यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका सम, इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहा हूँ। ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, हाफ बी डैश और माइनस हाफ बी डैश, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हाफ बी और हाफ बी ऐड होने के बाद वी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा की आइडिया है, ठीक है। इसको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, वी जो मैट्रिक्स है उसको हमने दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। इसमें से ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और हाफ बी माइनस बी डैश हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये तो मैंने यहाँ पर की आइडिया डेवलप किया है, ठीक है ना। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या उसको किस तरह से लिखते हैं, वो यहाँ पर मैं लिख कर भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हम इसको इरेज करते रहें जिससे कुछ स्पेस बन जाएगा। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स आपका दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी डैश। बी डैश हम क्यों फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बी डैश की, क्योंकि जब आप बी प्लस बी डैश अगर फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर बी डैश आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी डैश यानी कि रो और कॉलम, बी डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है आपका ये, और रो और कॉलम्स को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट रो है हमारा, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो -1 3 4 ये सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो 1 -2 -3 हमारा थर्ड कॉलम। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, बी डैश। अब इसको आप क्या करिए, बी प्लस बी डैश फाइंड आउट करिए। हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हम एक्चुअली हाफ बी प्लस बी डैश और हाफ बी माइनस बी डैश जो है वो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, और उसके बाद उसको हम शो करके भी दिखा देंगे कि जो हमारा हाफ बी प्लस बी डैश होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और हाफ बी माइनस बी डैश इसको सिमेट्रिक। और उसके बाद जब हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर से हमारा जो है वो मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे वहाँ पर वो वी आएगा ही डेफिनेटली हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा शो हो जाएगा कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट डिस्कशन में भी आपसे बोला था कि जहाँ पर सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है वहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी हमेशा।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख लिया। रेक्टेंगुलर का मैट्रिक्स का मतलब आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, और फिर हम उसको कह रहे हैं आपसे कि इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक ब्रेक करिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा आपका। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो अगर इस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो वहाँ पर जो मैट्रिक्स आपका होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन में होगा, बाई डिफॉल्ट होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। बट अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाता है आपको, तो आपको ध्यान रखने की ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई दे दिया और वहाँ पे लिख दिया कि इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक ब्रेक करिए, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए यार सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सर ने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं जो हमें गिवन है, तो हम इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पर हम b प्लस बी डैश की बात कर रहे हैं। आसानी से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 आप लिख कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, एडिशन से पता होगा आपको। -4 1 3 -1 -2 -3 3 3 6 आपका 4 -2 2 1 -4 -3 -2 4 आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर, और -3 -3 ये -6 बन जाएगा। ओके, और अगर हम इसमें हाफ b प्लस बी डैश फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो हाफ का मल्टीप्लाई का मतलब 2 का डिवाइड आप कर देंगे, 2 एच एलिमेंट, 2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 -3/2 -3/2 -3/2 से 3 1 -3/2 1 एंड -3। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ये हमें तो पता है कि b प्लस बी डैश आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, बट यहाँ पर हम इसको शो ऑफ भी करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको p कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अवर मैट्रिक्स p। ठीक है ना, उसके बाद p डैश अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि p डैश का मतलब जो फर्स्ट रो होगा हमारा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 -3/2 एंड -3/2, सेकेंड -3/2 3 एंड 1, और ये थर्ड कॉलम थर्ड रो -3/2 1 और -3। आसानी से आप ऑब्जर्व करिए हमारा p के इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारा जो p हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, p की वैल्यू भी याद रखिएगा, ये हमारी p की वैल्यू है और ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन गया आपका। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम b माइनस बी डैश फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, b माइनस, इसको थोड़ा सा चलिए कोई नहीं, b माइनस बी डैश ऊपर से अभी कर लेंगे इसको रेज हम। v माइनस बी डैश अगर फाइंड आउट करते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा आपका, -2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा इसका, -1 -2 + 1 ये आपका -1 हो जाएगा यहाँ पर, -4 -1 दैट मीन्स -5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, -1 और ये +2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 बन जाएगा आपका। इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसका अब कोई रोल नहीं है। p मैट्रिक्स में अलग से लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब इसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट हमें रहेगी बाद में, तो p मैट्रिक्स यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 और -3/2 1 एंड -3। ठीक है ना, ये p मैट्रिक्स मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है ना, इसको जब हम लास्ट में क्वेश्चन में ना इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, तो यहाँ b माइनस बी डैश फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम पहुँच गए थे, ये -1 + 2 हो जाएगा इसका, फिर 3 - 3 यानी 0 हो जाएगा आपका, 4 और इसका अगर +2 यानी 6 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और 1 + 4 यानी 5 -2 -4 -6 आपका हो जाएगा, और -3 + 3 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 हैं, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, उनके साइन जो है वो रिवर्स हमें दिख रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हाफ b माइनस बी डैश फाइंड आउट करेंगे इसमें हम। ठीक है ना, हाफ का मतलब 2 का डिवाइड होगा, तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ठीक है ना, वी कंसीडर दिस इज मैट्रिक्स Q। यहाँ पर हम Q डैश फाइंड आउट करेंगे, Q डैश। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखाना है कि हाफ b माइनस बी डैश हमारा क्या होगा, वो Q जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यूसिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको, या फिर Q हमें स्क्यूसिमेट्रिक प्रूव करना है, तो Q डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। Q डैश आपका -Q के इक्वल आना चाहिए, तो 0 यानी फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यहाँ पर बड़ी आसानी से, सेकेंड रो यानी 1/2 0 3
सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी 5/2 -3 0। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साइंस, जीरो तो छोड़ दीजिए आप, जीरो तो कोई भी साइन नहीं लगाते हम लोग, वो पॉजिटिव ही रहता है आपका। -1/2 1/2, -5/2 आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक एलिमेंट का साइन चेंज है, तो इसको डायरेक्टली आप -q लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी q डैश आपका क्या हो गया, -q। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो हमने फॉर्मूला भी लगाया है कि P हमारा हाफ B प्लस बी डैश है, Q हाफ B माइनस बी डैश, तो जब P प्लस Q जब आप ऐड करेंगे, और हमने प्रूव भी कर दिया कि P हमारा सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जब P प्लस Q को जब आप ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स B मिलने वाला है आपका, ठीक है ना। उसमें कुछ अलग नहीं है, की आइडिया में मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। देखिए जरा यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा कि हम P प्लस Q यहाँ पर देयरफॉर P प्लस Q हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा रीजन क्या है कि हम दिखाना चाहते हैं P और Q का जो सम है वो V के इक्वल आएगा आपका, और जिसमें कि P जो हमारा वो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर फाइनली सम करके दिखा दे रहे हैं। P की वैल्यू आपकी 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 और -3/2 1 एंड -3, ओके। और जो प्लस Q हमारा जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये Q, ये रहा 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2, ध्यान से सही तरीके से लिखिए 1/2, ठीक है ना। 5/2 3 एंड 0, ये यहाँ पर आ गया, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अरेंज करके स्पेस बना लेते हैं, इन दोनों का सम करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए 2 और 0 का सम करेंगे 2, -3/2 -1/2 -4/2 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -3/2 -5/2 -8/2 आप ऐड कर लीजिएगा, -4 -3/2 और 1/2, तो -2/2 यानी -1 हो जाएगा आपका। ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 + 0 3 1 + 3 यानी 4 -3/2 -5/2 2/2 यानी 1 आ जाएगा आपका, और 1 -3 -2 और -3 0 यानी -3, और आप देख सकते हैं यहाँ पर B है। दैट मीन्स B इक्वल टू P प्लस Q, यहाँ पर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आपने देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। कि आइडिया मैंने आपको बता दिया था, तो जो प्रोसेस कर रहे थे वो आपके माइंड में भी टच कर रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। हमने B प्लस बी डैश या हाफ B प्लस बी डैश क्यों फाइंड आउट किया हुआ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कई बार क्या होता है ना कि जनरली जब बच्चे पढ़ते हैं या फिर टीचर बताते हैं तो कहते हैं B प्लस बी डैश निकालिए, हाफ B प्लस बी डैश निकालिए, बट बच्चों के दिमाग में नहीं जाता कि हम प्रोसेस जो है वो सारा का सारा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। बाय द प्रॉपर्टी हमें चीज़ें पता थी, उसी के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी यहाँ पर हम ऐसा क्या क्यों करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओके, नाउ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर इफ एग्जिस्ट, ठीक है, इफ एग्जिस्ट मैंने लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि एवरी मैट्रिक्स हैज इट्स इनवर्स, जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स हो, तो मैंने वही लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट, ठीक है ना, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सपोज एन such that AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ये यहाँ पर डेफिनेशन है, ठीक है ना। यानी कि अगर AB इक्वल टू VA इक्वल टू I है, देन वी कैन से दैट V इज इनवर्स ऑफ A और A इज इनवर्स ऑफ B, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। V जो होगा वो A का इनवर्स होगा या फिर A इनवर्स, यानी दैट मीन्स इसको हम इनवर्स ऑफ ए का मतलब ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये भी बोल सकते हैं। यानी वी मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो ए इनवर्स होगा या फिर बी इनवर्स इक्वल टू ए, इस तरह से। दिस इज अवर डेफिनेशन। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है।
यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देन वी कैन फाइंड ओनली इट्स इनवर्स। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज़, रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। इसको मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। सपोज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कोई दिया हुआ है, तो इनवर्स हो भी सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी पॉसिबल है। यानी इनवर्स उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, सपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर दिया गया है, यहां पर लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो डेफिनेटली डज नॉट एग्जिस्ट इट्स इनवर्स, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहली चीज़। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। हमें कैसे पता लगता है, पहले तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्टेबल ऑफ इन्वर्स कैसे किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं ना, इसको हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले हमें पता होना चाहिए इन्वर्टेबल होता क्या है, और फिर उसको हम किस तरह से इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन्वर्स नहीं होगा तब हमें कैसे पता लगेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आगे वीडियोज में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पर आप इन्वर्स के बारे में समझिए। पहले तो यहाँ पर ये सारी की सारी डेफिनेशन हो गई। पहली चीज़ हमने क्या समझी यहाँ पर, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जरा समझिए आप जरा यहाँ पर। अच्छा, सपोज दैट मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया 2x3 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स लिया 3x2 ऑर्डर का। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो जो हमारा ए बी होगा वो कितना 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, लेकिन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर बी ए फाइंड आउट करते हैं, सपोज दैट बी ए का मतलब हो जाएगा, बी अगर आपका जो फिर से मैं लिख रहा हूँ 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ए हमारा 2x3 का, तो आपका सबसे पहले ये मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, बट जो बी ए मिलेगा वो हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर समझ सकते हो। और यहीं पर ये दोनों इक्वल नहीं है। आप देखिए कैसे, इक्वलिटी के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है। और बाय द डेफिनेशन अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, इक्वल टू बी ए है, देन इनवर्स एग्जिस्ट, तब हम कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी आई के इक्वल आना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए बी और बी ए इक्वल हो गया आपका, और आई का मतलब आप समझ रहे होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। 102 ऑर्डर का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये होगा, 3 ऑर्डर का लिखेंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 100010001 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। और इसको अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो ऐसे भी आप रिकॉल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जरा ध्यान समझिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो उसके लिए ए और बी और बी ए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, वो भी सेम ऑर्डर के, हम आपको बता दें। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन जो हमारी है वो वेरीफाई नहीं होती, पहली चीज़। उसके अलावा इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करके स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने, जैसा आप देख रहे होंगे वहाँ पर मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा ए, जो कि आपका 2 3 1 2 दिया हुआ है, और बी आपका जो है वो 2 -1 -3 2 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ए बी फाइंड आउट करने वाला हूँ। ए बी का मतलब 2 1 3 2, और बी आपका 2 -1 -3 2, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करिए आप जरा, 2 2 जा 4 -3 -6 +6, 1 2 जा 2 -2 -3 +4। बड़ी आसानी समझ सकते हैं, 1 0 0 1 आ गया आपका, जो कि आई के इक्वल है आपका, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू आई। दूसरा हम बी ए बी यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ए बी इक्वल टू आई से आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी इक्वल टू आई होना चाहिए और बी ए इक्वल टू बी आई होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वी की बात अगर हम कर रहे हैं 2 -1 -3 2, और ए हमारा 2 1 3 2। देखिए आप जरा, 2 2 जा 4 -3, 2 3 जा 6 -6 -2 +2 -3 +4। इसको भी आप अगर फाइंड आउट कर रहे हैं 1 0 0 1,
तो ये भी हमारा आई के इक्वल आ गया, देखिए आप जरा, यानी ए बी इक्वल टू वी इक्वल टू आई आ रहा है। तो देयरफॉर अगर मुझे ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, और वी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 - 1 - 3 2, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसी तरह से मुझे बी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो वो ए के इक्वल होगा, जैसा कि मैंने अभी बाय द डेफिनेशन आपको बताया था, ठीक है ना। तो बाय द डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं ए हमारा किसके इक्वल है 2 1 3 2। तो अगर आपको वेरीफाई करना है या चेक करना है कि हमारा एक मैट्रिक्स ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स है या नहीं है, तो मल्टीप्लाई करिए आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो आई के इक्वल आ रहा है तो देन वी कैन से दैट कि आपका इन्वर्स होगा। दूसरा, आपको इसको ना इन्वर्स को इस तरह से भी रिकॉल कर सकते हैं, जैसे 2 आपका कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे पता करना है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं हम इसका रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है 1। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ए इन्वर्स जो है वो आई के इक्वल होगा, और ए इनवर्स और ए इनवर्स है अगर हम रिवर्स करेंगे वो भी आपका आई के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये भी क्या है आपका मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, बट दोनों का अगर प्रोडक्ट हमारा जो है वो आई के इक्वल आ रहा है तो वन मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ अदर मैट्रिक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा एक थ्योरम भी है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ठीक है ना, जो हमारे किसी भी यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कोई दूसरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूँ, इसके थ्रू बताता हूँ कि अगर ए के साथ ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ अगर आई बन रहा है तो फिर कोई दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप सोचेंगे सर मे भी पॉसिबल कि कोई दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाए और उसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ आई आ जाए और वो मैट्रिक्स भी इसका इन्वर्स हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखिए आप जरा। तो यहां पे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि फिर समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स जो होते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स के वो यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, आपको भी डेफिनेशन बताई ए बी इक्वल टू वी इक्वल टू आई। तो यहां से आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं वी इज इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब अगर पॉसिबल है, लेट ए पॉसिबल, एक हम दूसरा इनवर्स लेट कर रहे हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना, और हमें यूनिकनेस प्रूव करना है तो हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट इफ पॉसिबल सी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर सी इनवर्स ऑफ ए है तो हम ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम बी को बी आई लिख सकते हैं भाई। किसी भी मैट्रिक्स का अगर बी में मल्टीप्लाई, सपोज दैट आई का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो वी आएगा, तो वी इक्वल टू वी आई लिख सकते हैं। ओके, तो बी आई के बाद हम आई के प्लेस पर ए सी भी लिख सकते हैं, और ये आपका बी ए हो जाएगा। यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है ना। बी ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बी ए हमारा किसके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट आई के इक्वल है, और आई से हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो मैंने सी एनदर इन्वर्स कंसीडर किया था वो जो है वो बी के इक्वल है। यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल, यानी जो हमने एनदर इन्वर्स बोला था कि ये दूसरा हमारा इन्वर्स होगा वो फिर से बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह तीसरा भी अगर हम इन्वर्स कंसीडर करते हैं वो फिर से बी के इक्वल आ जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कोई दूसरा तीसरा इन्वर्स होगा ही नहीं, वो जो पहला इन्वर्स बी इन्वर्स है वो उसी के इक्वल आता जा रहा है बार बार, ठीक है ना। तो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि जो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारी है ए बी इन्वर्स, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है ना। इसको आप याद रख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट भी, और इसको हम प्रूव भी करा के दे देते हैं। कई बार ना एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये थ्योरम भी दे रखी है आई थिंक एनसीईआरटी में, लेट ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर जो है हमारा सेम होगा,
ओके, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू वी इनवर्स ए इनवर्स। इसको देखिए हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, सपोज दैट वी कैन राइट ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है मैंने, जरा इसको ध्यान समझिए। ए बी क्या हो जाएगा, वो एक मैट्रिक्स होगा और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बनेगा हमारा, ठीक है ना। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। अब हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ये प्री मल्टीप्लाई क्या है, देखिए एलजेब्रा में तो सपोज दैट आपका 2x इक्वल टू 5 लिखा हुआ, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का तो आप इधर इसमें कर दीजिए, इसमें इधर कर दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है आपका, ये सेम नंबर्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। आप देखिए मैंने इधर जो है पोस्ट मल्टीप्लाई किया है 2 का, बट राइट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कर दिया, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही हमें ना वो पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें ए इनवर्स का पहले मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ए इनवर्स ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू, इसको हम ए इनवर्स आई लिख सकते हैं। अब ए इनवर्स का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर सकते हैं तो ब्रैकेट हम इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी के साथ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सपोज दैट ए बी सी लिखा हुआ है तो हम इसको ए बी इंटू सी भी लिख सकते हैं और ए बी सी भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है आपका। ये पहले आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है आप सभी लोगों से, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बन जाएगा बी और ये हमारा ए बी इनवर्स, ओके। और ए इनवर्स का आई में करेंगे तो ये ए इनवर्स आ जाएगा, आई बी का करेंगे फिर से बी बन जाएगा हमारा और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आप क्या करिए, फिर से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए बी इनवर्स का। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में ए बी इनवर्स जनरेट करना चाहते हैं। बी इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर ये हो जाएगा इसमें तो यहाँ पर बी इनवर्स भी आपका आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू वी इनवर्स ए इनवर्स। ये फिर से हमारा आई, ए बी इनवर्स वी इनवर्स ए इनवर्स। ये ए बी इनवर्स हमारा मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करेंगे वही मल्टीप्लाई हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया आपका हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपसे बेसिकली आपको बता दूं कि क्या क्या डिस्कशन किया है। एक तो किसी भी मैट्रिक्स को, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक किस तरह से करते हैं वो डिस्कशन हमारा हो गया। दूसरा हमने यहाँ पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा हमने यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने एक प्रॉपर्टी जो इन्वर्स की होती है वो मैंने इसी वीडियो में आपको बता दी, वो पढ़ा, ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट वीडियो अब इसके बाद में आपका बनाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो कि मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में आपको सब लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इसमें तो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और उसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिए थे दो मैट्रिक्स का, और मल्टीप्लाई अगर आई आ रहा है तो देन वन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द अदर, ये बात हुई थी आपसे। लेकिन अगर सिर्फ आपको सपोज दैट में अगर मैं बात करूँ कि ये बी मैट्रिक्स आपको ना पता हो, ठीक है ना, अगर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका ए इनवर्स क्या होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा भी या नहीं होगा, ये हम कैसे पता करते हैं। तो वो हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और डिटरमिनेंट में भी हम लोग ये प्रोसेस पढ़ते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो दो मेथड हम लोग क्लास 12th में यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेसिकली इन्वर्स फाइंड आउट करने के। तो आई होप कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, इन्वर्स के बारे में अच्छे से समझिए और ये समझ में आया होगा आपको। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कहूँगा आपसे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा जो है वो मोटिवेशन होता रहे और हम इसी तरह से आपको वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।